नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। यहाँ पर ही मेरे बारे में दिया हुआ है, साथ में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आप इसे ज्वाइन करके टेलीग्राम में कुछ परीक्षा उपयोगी और अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल थियोरी सीरीज के आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है उदारवाद। उदारवाद पहले ही हमें कवर करना चाहिए था, किंतु यह अब किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। उदारवाद एक विचारधारा के रूप में मध्यकाल की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न हुआ। यह विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि कई सारे विचारधाराओं का समूह। जब हम उदारवाद पर चर्चा कर लेंगे तब आपको यह पता चलेगा कि उदारवाद प्रारंभ से अभी तक में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और किस तरह से उसका स्वरूप बदला और किन किन विचारधाराओं को या विचारधाराओं के अंश को उदारवाद ने स्वीकार किया है, आत्मसात किया है। तो शुरू करते हैं। मध्यकाल की समाप्ति और सामंतवाद के अंत के बाद एक नई विचारधारा का विकास हुआ। तो हमें जानना पड़ेगा कि मध्यकाल में क्या स्थिति थी। मध्यकाल में मुख्य रूप से व्यवस्था जो थी वह सामंतवादी व्यवस्था लागू थी। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लागू व्यवस्था मध्यकाल की विशेषता या पहचान बन गई थी। उस समय शक्ति के कई सारे केंद्र हुआ करते थे। एक राजा के अधीन कई सारे सामंत होते थे और वह सामंत शक्ति के केंद्र होते थे। उनकी आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर और व्यापार से प्राप्त कर हुआ करते थे। इस तरह से धीरे धीरे ये सामंत अपनी स्थिति मजबूत कर लिए और उस स्थिति में सत्ता के कई सारे केंद्र बन गए। और साथ ही साथ मध्यकाल में हायरार्की और धर्म यह मुख्य रूप से उसकी विशेषता है। धर्म अर्थात चर्च की उपस्थिति, चाहे यूरोप के संदर्भ में कहा जाए, भारत के संदर्भ में कहा जाए, तो यहाँ भी धर्म का बोलबाला, धार्मिक अंधविश्वासों का युग था मध्यकाल। इसके अलावा सामंतवाद में एक मुख्य विशेषता हायरार्की थी, यानी श्रेणी क्रम की। एक उच्च पद, उससे नीचे के पद, उससे नीचे के पद, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई होता था। किसान के ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर सामंत, सामंत के ऊपर राजा, राजा के ऊपर चर्च, चर्च के ऊपर ईसा मसीह। ऐसे करके पूरा एक क्रम निर्धारित होता था कि कौन किससे ऊपर नीचे है। इस तरह से ये शक्ति का और राजनीति का और साधनों को एकत्रित करने का, धन को एकत्रित करने की एक व्यवस्था बन गई थी। तो मध्यकाल का जब अंत होता है तो उस अंत के साथ साथ, सामंतवाद के अंत के साथ साथ एक नई विचारधारा का विकास होता है और वह विचारधारा है उदारवाद। इसमें मध्यकाल की कई परंपराओं का विरोध किया गया। जैसा मैंने अभी मध्यकाल के परिचय के में बताया, उन सभी परंपराओं का धीरे धीरे विरोध होना शुरू हुआ। अब नए वर्ग के रूप में व्यापारी वर्ग उभर रहा था और उस व्यापारी वर्ग ने मध्यकाल में जो परेशानियां उसे आ रही थी, अलग अलग सामंतों को, मैंने व्यक्तिवाद पढ़ाते समय ये बताया था कि किस तरह से व्यापारी वर्ग को सामंतवाद से परेशानी थी और उसने सम्राटों को एक राष्ट्र बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद की थी। तो आप यहाँ भी उसे जोड़ करके देख सकते हैं कि उदारवाद की उत्पत्ति के समय सामंतवाद की समाप्ति और धार्मिक वर्चस्व की समाप्ति अत्यंत आवश्यक थी। और इन सामंतवादी और धार्मिक वर्जनाओं को, मान्यताओं को या परंपराओं का विरोध इन लोगों ने, उदारवादियों ने या नए मध्यम वर्ग ने शुरू किया। यह एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। बौद्धिक आंदोलन इस संदर्भ में कि उदारवाद ने चिंतन और विचार की नई परंपरा विकसित की। उसने पुरानी परंपरा को तोड़ दिया और एक आंदोलन की तरह लगातार परिवर्तन पर परिवर्तन करते रहे। अब जान लेते हैं उदारवाद का जन्म कैसे होता है। उदारवाद जो अंग्रेजी का लिबरलिज्म शब्द है, यह लिबर शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो उदारवाद का मुख्य जो मूल तत्व है वह स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के ही आसपास पूरे उदारवाद की संरचना निर्मित होती है। इसका जो प्रयोग की शुरुआत है यह बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है। जो प्रयोग इसका शुरू हुआ तो प्रारंभ में इंग्लैंड में जो लोग उदारवादी होते थे, उदारवादी विचारधारा रखते थे, उन्हें लिबरलेस कहा जाता था। ये एक स्पेनी शब्द है और इससे यह अर्थ निकलता था कि ये विदेशी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। यही स्थिति स्पेन में भी थी। स्पेन में जो उदारवादी विचारधारा को मानने वाले लोग थे
वहाँ पर उन्हें लिबरल कहा जाता था और यह इंग्लिश मूल को दर्शाता, अर्थात यह माना जाता था कि ये ब्रिटेन की विचारधारा वाले लोग हैं। तो प्रारंभ में विदेशियों के संदर्भ में लिबरल या लिबरलेस शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उदारवादियों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अभी लिबरलिज्म ये सब उदारवाद के आसपास या उदारवाद के सूचक शब्द बन गए हैं। तो इस तरह से उदारवाद का प्रारंभ या उदारवाद की चर्चा शुरू की जाती है। अब उदारवाद से संबंधित कुछ मान्यताओं के विषय में जान लेते हैं। ये आधारभूत मान्यताएं हैं जिसके आधार पर उदारवाद का पूरा माल खड़ा होता है। पहला है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी का मतलब होता है कि मनुष्य के अंदर प्राकृतिक रूप से प्राप्त विवेक है, वह अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान कर सकता है और इसलिए वह जो निर्णय लेगा वह निर्णय उसके लिए अच्छा ही होगा, उसके हिसाब से बना हुआ, उसके लिए शुभ प्राप्त करने वाला, गुड, उसके लिए गुड प्रदान करने वाला होगा। अब यहाँ पर एक अन्य छिपी हुई बात यह है कि अगर व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और अपना निर्णय स्वयं ले सकता है तो इससे जुड़ी एक बात यह है कि उसके लिए किसी और को निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए अपना शुभ निर्धारित करने के लिए, अपने गुड को, सेल्फ गुड को निर्धारित करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये छिपी हुई दो बातें हैं। पहली बात ये कि उसके लिए किसी को भी निर्णय लेने के लिए आवश्यकता नहीं है और वह जो निर्णय करेगा वह उसके लिए गलत नहीं होगा। तो इस तरह से जो निर्णय में मध्यस्थता अभी तक धार्मिक रूप से हुआ करती थी, राज्य का पूर्ण शासन हुआ करता था, तो उससे इस विचार ने स्वतंत्रता की बात की कि राज्य को व्यक्ति के विषय में सीमित मात्रा में निर्णय लेने की आवश्यकता है, बाकी मनुष्य स्वयं विवेकशील है और वह अपने अच्छे और बुरे का ज्ञान रखता है। एक अन्य बात है कि व्यक्ति के निजी हित समाज के सामान्य हित से बाधक से अलग नहीं होते, समाज के सामान्य हित में कभी भी बाधक नहीं होते। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के जो परस्पर निजी हित होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ न कुछ निजी हित होते हैं और वो निजी हित कभी भी दूसरे व्यक्ति के या समाज के हित में बाधक नहीं बनते। ये व्यक्तिवाद में भी यह विशेषता मानी गई थी और उदारवाद चूंकि व्यक्तिवाद से ही बहुत ज़्यादा अंश तक व्यक्तिवाद भी उदारवाद में पाया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए इसमें भी यह बात मानी गई है कि व्यक्ति का जो निजी हित है, उसके जो अपने निहित स्वार्थ हैं, वह समाज के हित से अलग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हित मिलकर के ही समाज का हित बनता है, तो इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई विरोध नहीं। व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार के विषय में भी उदारवाद मान्यता रखता है। लॉक ने, जो मैंने बताया था कि जॉन लॉक ने 3 प्रमुख अधिकारों की बात की थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जॉन लॉक को ही उदारवाद के जनक के रूप में, फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में माना जाता है और यह माना जाता है कि व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से ये 3 अधिकार प्राप्त हैं। अब प्राकृतिक अधिकार होने का 2 मतलब है। पहली बात तो ये कि ये अधिकार किसी ने व्यक्ति को दिए नहीं, और अगर ये किसी ने व्यक्ति को दिए नहीं तो इसका अर्थ है कि यह अधिकार कोई व्यक्ति से छीन नहीं सकता। तो जहाँ कहीं भी प्राकृतिक अधिकारों की बात होगी तो आप समझ जाइएगा कि उन अधिकारों पर व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, व्यक्ति का ही नियंत्रण है, कोई राज्य, समाज, धर्म या कोई भी अन्य संस्था उसे छीन नहीं सकती है। यह प्राकृतिक अधिकारों का मतलब है। तो यह 3 अधिकारों के विषय में बताया गया कि ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इसके अलावा उदारवाद एक अन्य मान्यता रखता है संवैधानिक शासन की। संवैधानिक शासन का मतलब होता है उस समय का जो युग था वह राजतंत्र द्वारा पोषित था। राजतंत्र में राजा का निर्णय ही कानून हुआ करता था। अब लोगों ने यह मानना शुरू किया कि राजा का निर्णय कानून नहीं होगा, बल्कि जो संविधान में लिखा हुआ है, जो परंपराओं में प्रचलित है, वह कानून होगा। तो इसलिए संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, राजतंत्र की जगह संवैधानिक शासन। इसके अलावा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं। व्यक्ति की, जब मैंने बताया कि स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मान लिया गया, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं स्थापित होगा। व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा और उसकी अभिव्यक्ति पर भले वो व्यक्ति अकेला ही क्यों न हो, वह व्यक्ति बहुसंख्यकों के बदले या बहुसंख्यकों के विरोध में अकेला व्यक्ति, अल्पसंख्यक व्यक्ति ही क्यों न हो, उसकी अभिव्यक्ति पर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जब हम स्वतंत्रता का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर और ज़्यादा
अच्छी तरह से और मिल के विचारों को, जो भी मिल ने बताया था इस बारे में, उसे भी प्रकट करेंगे। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण को उदारवादियों ने, उदारवादी विचारधारा ने मना किया नियंत्रण स्थापित करने के लिए। अनुबंध की स्वतंत्रता, अब ये जो अनुबंध की स्वतंत्रता है वह उदारवाद के और उसके आगामी प्रभावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुबंध का मतलब होता है एक समझौता। समझौता जैसे मान लीजिए एक श्रमिक है और एक पूंजीपति है या मिल का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक है, इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होगा। जो श्रमिक है वो अपना श्रम बेचेगा और जो श्रम खरीदने वाला है वह पैसे के बदले, धन के बदले उसका श्रम खरीदेगा। अब उदारवाद की यह मान्यता है कि व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। व्यक्ति जब विवेकशील प्राणी है तो वह अपने अच्छे बुरे को सोच सकता है और वह अनुबंध यानी समझौता कर सकता है, यानी अपने श्रम को बेच सकता है। वो ऐसे में किसी भी बाहरी संस्था को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि श्रम की कीमत क्या होगी, श्रम की दशाएं क्या होगी, अर्थात वह व्यक्ति अकेले ही उस समझौते का भागीदार है। वो दो व्यक्ति उस समझौते के भागीदार हैं और उनके आपस का ये विषय है, यह मामला है कि वह किस तरह से समझौता करके अपने श्रम को, अपनी संपत्ति को बेचे। तो अनुबंध की स्वतंत्रता तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है उदारवाद का। यह शुरुआत जब हुई तो इसमें राजा, सामंत, धर्म इत्यादि की वर्जनाओं को, इत्यादि के प्रतिबंधों को इसने हटा दिया और व्यक्ति और उसके मतलब श्रम को लेने वाले और श्रम को देने वाले के बीच में जो मध्यस्थ थे उनको हटा दिया। किंतु इसी व्यवस्था ने पूंजीवाद का जन्म दिया और पूंजीवाद का जन्म श्रम को खरीदने, श्रम के साथ समझौता करने पर ही आधारित रहा। तो यही फिर बाद में श्रमिकों के शोषण का भी कारण बना, जिसके कारण उदारवाद में कुछ सुधार करने पड़े। तो यह अनुबंध की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक नीति निर्माण में व्यक्तियों और समूहों के हितों और मतों को ध्यान रखना। अभी तक राजतंत्र था, राजा जो चाहता था वही कार्य होता था, किंतु अब उदारवादियों ने या उभरते हुए जो मध्यम वर्ग है उसने क्या किया कि इन लोगों ने यह विचार व्यक्त किया कि अब जो भी सार्वजनिक नीति निर्माण किए जाएंगे उनमें समूहों का, व्यक्तियों के अपने जो हित हैं उनका ध्यान दिया जाएगा, साथ में उनके मतों को भी ध्यान दिया जाएगा। अर्थात अब ये धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ रहा है। व्यक्तियों से पूछ करके यह नियम बनाए जाएंगे, नीति निर्धारण किया जाएगा। तो यह धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रही मान्यता है। अब उदारवाद की उत्पत्ति में कुछ सहायक घटनाएं थी। उस समय तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मध्यकाल की चर्चा हम कर ही चुके हैं कि वो कैसी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। पूर्ण अभाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्वतंत्रता की बहुत कमी थी। समानता का अभाव था, विशेषाधिकार बहुत ज़्यादा था, राजतंत्र था, शक्ति का बोलबाला था, संवैधानिक शासन बहुत कम था। ऐसी स्थिति में पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति, ज्ञानोदय और औद्योगिक क्रांति, ये घटनाएं घटती हैं। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना, अर्थात जो प्राचीन ज्ञान, अपना गौरव है, उसे फिर से ध्यान में रख करके, उसे फिर से जान करके उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। तो यूरोपीय लोगों ने अपने पुराने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, उसे पुनः जानने के लिए, अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए पुनर्जागरण, जो एक आंदोलन की तरह बौद्धिक आंदोलन चलाया, उसे पुनर्जागरण कहा गया। अब इसने उदारवाद की उत्पत्ति में बहुत ही सहायता प्रदान की। क्यों? क्योंकि अब शिक्षा का प्रसार पुनर्जागरण के कारण से बढ़ गया और इस पुनर्जागरण से न केवल व्यक्तियों में बल्कि एक नए मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ जो शिक्षित वर्ग था और उसने चिंतन की नई नई परंपराएं विकसित की और उसी मध्यम वर्ग से उदारवाद का जन्म हुआ। एक अन्य घटना घटी वह धर्म सुधार की है। धर्म सुधार भी पुनर्जागरण के पश्चात ही है। जब लोगों ने जाना कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने धर्म के आधार पर चर्च के द्वारा किए जाने वाले शोषण का विरोध किया और इससे नए धर्म की उत्पत्ति हुई, प्रोटेस्टेंट धर्म। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम दिया गया, पर सम्मिलित रूप से इसे प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। इस प्रोटेस्टेंट धर्म के द्वारा धर्म सुधार किया गया, नए धर्म की स्थापना हुई और जो पहले धार्मिक परंपराएं और शोषण किया जाता था धर्म के नाम पर, उनका अंत किया गया। तो यह जो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई व्यक्तियों को, उससे भी उदारवाद को बहुत ज़्यादा बल मिला। एक अन्य घटना थी वैज्ञानिक क्रांति। अब चिंतन का जो क्षेत्र था वह काल्पनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित होने लगा
और यह वैज्ञानिक तर्क, नए नए वैज्ञानिक यंत्र, वैज्ञानिक मशीनों, वैज्ञानिक खोजों के कारण व्यक्ति के चिंतन में परिवर्तन आया। अब लोग तार्किक होकर के सोचने लगे। कोई ऐसी बात जो धर्म के नाम पर ईश्वर का किया हुआ कह के पहले मान ली जाती थी, अब उसके भी कारण ढूंढने शुरू किए। तो यह जो तर्कवाद, जो रेशनैलिटी, जो लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच आई, उसने लोगों को नए नए विचारों के लिए प्रेरित किया, और उनमें से एक उदारवाद भी है। एक अन्य कारण ज्ञानोदय का है। ज्ञानोदय अर्थात बौद्धिक क्रांति, ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार। जो छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, नई नई किताबें लिखी जाने लगी, लोगों तक, सामान्य जन तक पहुंचने लगी, और धर्म का किताबों के ऊपर से, ज्ञान के ऊपर से जो प्रतिबंध है वो कम होने लगा, हटने लगा। तो इस तरह से ज्ञान का प्रसार हुआ, और इसने उदारवाद को और मध्यम वर्ग को उभरने में बहुत ज़्यादा मदद की। एक अन्य कारण औद्योगिक क्रांति है। औद्योगिक क्रांति ने तो मध्यकालीन समाज को पूरी तरह से बदल दिया। अब उत्पादन एक छोटी छोटी इकाई में नहीं बल्कि बड़ी इकाइयों में होने लगा। मशीनों से उत्पादन होने लगा, भाप के इंजन बन गए, ज़्यादा से ज़्यादा संचार के साधन हो गए, खनिज के रूप में कोयला और कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, कोयले से चलने वाले इंजन। तो इस तरह से ज़्यादा क्षेत्र में अब मशीनों से कार्य होना शुरू हुआ, और इससे उत्पादन बढ़ा तो उसके लिए व्यापार की आवश्यकता पड़ी, उसके लिए नए तरह के समाज की आवश्यकता पड़ी, केंद्रीकृत कॉलोनियाँ विकसित हुई। तो जिस तरह से समाज का पैटर्न पहले सामंतवाद और कृषि कार्य से औद्योगिक कार्य में बदला, उसने नए मध्यम वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ और स्वतंत्रताएं प्रदान की, और इससे उदारवाद को बल मिला। तो इन घटनाओं को हम जब देखते हैं साथ में, तो पता चलता है कि किन परिस्थितियों में उदारवाद का जन्म हुआ। अब उदारवाद के कुछ प्रमुख प्रकार होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म होता है, एक आधुनिक उदारवाद, और एक समकालीन उदारवाद। तो एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। अभी शुरू करते हैं शास्त्रीय उदारवाद को। इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म या शास्त्रीय उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसने स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के अभाव को ज़्यादा महत्व दिया। अर्थात स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के प्रतिबंध न हो। शुरुआत में जब उदारवाद का जन्म हुआ, उस समय मुख्य रूप से इन्होंने राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर दिया। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, मैंने बताया ही कि धर्म सुधार के बाद नए धर्म की स्थापना हुई, और धर्म का व्यक्तियों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो, कोई व्यक्ति आस्था के लिए कोई भी धर्म अपना सके, इस चीज़ के लिए सबसे पहले प्रयास किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब दूसरे धर्म वालों के प्रति किसी तरह का विरोध या बैर भाव नहीं रखना, या दूसरी विचारधारा के लोगों को आसानी से स्वीकार करना। संविधानवाद अर्थात सरकार को चलाने के लिए संविधान की या संवैधानिक नियमों की आवश्यकता, न कि किसी के आदेश या कानून, किसी की इच्छा की। मतलब राजा की इच्छा कानून नहीं होगी, बल्कि संविधान में दी गई बातें, जनता के द्वारा स्वीकार की गई बातें ही कानून होंगी। तो संविधानवाद। इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों के विषय में उदारवाद के प्रारंभिक रूप में मांग की गई। इसके अलावा विरोध का अधिकार अर्थात ये जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो कमियां हैं, या जो शासन के द्वारा जो कमियां रह जाती हैं, उनका विरोध करने का अधिकार, यह मुख्य रूप से शास्त्रीय उदारवाद में मांग की गई। विधि का शासन। विधि का शासन मतलब होता है किसी व्यक्ति का, किसी तंत्र का या किसी परिवार का शासन नहीं होगा, बल्कि कानून का शासन होगा। वह कानून सबके लिए बराबर होगा, और यह विचार राजतंत्र के अंत और लोकतंत्र की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। जो 1688 की क्रांति हुई, गौरवशाली क्रांति, जिसने ब्रिटेन में, इंग्लैंड में संसद की स्थापना की और लोकतंत्र का बीज बोया, उसने विधि के शासन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसके अलावा समाचार पत्रों की उसी आसपास 1600 के आसपास ही समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा लिया गया। अब समाचार पत्र स्वतंत्र थे अपनी अभिव्यक्ति के, जनता की अभिव्यक्ति को सामने लाने के लिए। एक शास्त्रीय या नकारात्मक उदारवाद के विषय में एक अन्य विशेषता या मान्यता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने प्रहरी राज्य को महत्व दिया। अब प्रहरी राज्य का मतलब होता है ऐसा राज्य जो, जैसे प्रहरी होते हैं, पहरेदार होते हैं, रक्षा करते हैं, कभी भी रक्षा करने वाले के विषय में हस्तक्षेप नहीं करते, वैसे ही ऐसे राज्य की कल्पना की गई या स्थापना करने का प्रयास किया गया जो प्रहरी की तरह
जनता की रक्षा तो करे, लेकिन वह उसके आंतरिक मामलों में, निजी मामलों में हस्तक्षेप न करे। इस तरह से एक सीमित राज्य की कल्पना की गई, अर्थात ऐसा राज्य जिसमें कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, कम से कम हस्तक्षेप किया जाए, केवल उसके ज़्यादा जरूरी काम जैसे कि स्वतंत्रता की रक्षा है, न्याय प्रदान करना है, अपराधी को दंड देना है, इन कार्यों को केवल किया जाए। अब राज्य की ऐसी स्थिति हो गई कि वह माना गया कि राज्य जो व्यक्ति के विकास में उत्पन्न होने वाली बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ है, न कि स्वयं बाधा बनने के लिए। तो इस तरह प्रहरी राज्य या सीमित राज्य की कल्पना नकारात्मक या शास्त्रीय उदारवाद में की गई। एक आर्थिक मानव की कल्पना, इस समय जो एडम स्मिथ का प्रभाव या उनके अनुयायियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, उनका मानना था कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं और इस तरह से व्यक्ति के कार्यों के लिए अर्थ प्राप्त करना, धन कमाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक आर्थिक मानव की कल्पना की गई जिसे कम से कम बंधनों में रखा जाए, कम से कम उसके ऊपर राज्य का हस्तक्षेप हो, जिससे वह अपना आर्थिक विकास कर सके। प्राकृतिक स्वतंत्रता, मैंने बताया है कि जॉन लॉक ने किस तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की और बताया कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये तीन ऐसे अधिकार हैं जो कि कोई नहीं छीन सकता और उसमें से प्राकृतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। हस्तक्षेप की अहस्तक्षेप की नीति, की नीति का मतलब होता है कि सरकार या राज्य ऐसे कोई भी कानून न बनाए जिसके द्वारा व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप हो। अब निजी जीवन का तात्पर्य है व्यापार से, निजी जीवन का तात्पर्य है उत्पादन से, निजी जीवन का तात्पर्य है उसके धार्मिक जीवन से, अर्थात सरकार इन सारे चीज़ों को, पहलुओं को कभी भी हस्तक्षेप न करे, उनको नियंत्रित करने का प्रयास न करे। संविदा की स्वतंत्रता मैंने बताई ही, और इसी संविदा की स्वतंत्रता के माध्यम से, संविदा यानी समझौते की स्वतंत्रता के कारण पूंजीवाद का जन्म हुआ। एक अन्य विशेषता है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद बेंथम और मिल के नेतृत्व में चला। मिल ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया। तो जर्मी बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में बताया कि अगर कुछ लोगों के उन्होंने बताया कि व्यक्ति के जो भी कार्य होते हैं उनका उद्देश्य उपयोगिता होती है और इस उपयोगिता को मापा जा सकता है, और बहुत सारे लोगों की उपयोगिता के लिए, बहुत सारे लोगों के सुख के लिए कुछ लोगों को अगर दुख पहुंचता है तो इससे यह बहुत गलत नहीं है, ऐसा संभव है, ऐसा किया जा सकता है। तो उपयोगितावाद का मतलब है कि ज़्यादा से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अर्थात ज़्यादा लोगों का ज़्यादा सुख। अगर उसमें अल्पसंख्यक या थोड़े लोगों को दुख पहुंचता है तो वह बहुत परेशानी की बात नहीं है। सामान्य अर्थ में हम बता रहे हैं। उपयोगितावाद और भी बहुत बृहद अवधारणा है, पर यहाँ हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि अब ज़्यादा लोगों का ज़्यादा सुख, अर्थात बहुसंख्यकों के सुख की बात की जाने लगी। सभी लोगों को, 100% लोगों के सुख के लिए प्रयास कम होने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद में यह कुछ विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से लॉक, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम और स्पेंसर ने इसमें अपने विचारों का योगदान दिया। स्पेंसर के विचार थे कि जो मैंने बताया था कि ये जैविकी विचार इन्होंने दिए थे कि जो ज़्यादा व्यक्ति सर्वोत्तम है वही जीवित रहता है। तो इन लोगों ने सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, ये मैंने बताया था पिछले उसमें अध्याय में जब फांसीवाद में पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब होता है कि जो सर्वोत्तम होगा वह जीवित होगा, वह सर्वाइव कर पाएगा, अपने जीवन को बचा पाएगा। तो इस तरह से शास्त्रीय उदारवाद में इन प्रमुख विचारकों के विचार प्रभावित रहे। अब देख लेते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद के उपरांत उत्पन्न हुई समस्याओं में सुधार के लिए उत्पन्न हुआ। जैसे धीरे धीरे जो शास्त्रीय उदारवाद था उसने पूंजीवाद को जन्म दिया और पूंजीवाद ने पूंजीवादी शोषण को जन्म दिया। समाज में अब असमानताएं बढ़ने लगी। लोगों के बीच कुछ लोग अत्यंत गरीब हो गए और कुछ लोग अत्यंत अमीर हो गए। तो इन असमानताओं को, इन शोषण की व्यवस्थाओं को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए आधुनिक उदारवाद का जन्म हुआ। अब आधुनिक उदारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये औपचारिक स्वतंत्रता की जगह तात्विक स्वतंत्रता पर ध्यान दिया गया इसमें। अब औपचारिक स्वतंत्रता और तात्विक स्वतंत्रता क्या हम बता दे रहे हैं। तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, औपचारिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि औपचारिक रूप से, कानूनी रूप से या नियम बना करके स्वतंत्रता को प्रदान करना, जबकि तात्विक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि वास्तविक रूप से स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं हैं उन सभी बाधाओं को दूर करना। अर्थात औपचारिक स्वतंत्रता केवल कानून बनाने में विश्वास रखती है, भले उस कानून का अच्छे से पालन न हो सके, उसके पालन में कुछ समस्याएं हों।
और जो तात्विक स्वतंत्रता होती है वह यह ध्यान रखती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या क्या बाधाएं, जैसे अगर समानता स्वतंत्रता में बाधा बन रही है तो उस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। अगर व्यक्तियों के पास संसाधन नहीं है, कम है, तो वह अपनी स्वतंत्रता बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे मजदूर वर्ग की स्वतंत्रता कितनी सस्ती होती है, वह कुछ पैसों के लिए उसे बेच देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो यह जो तात्विक स्वतंत्रता होती है इस बात पर ध्यान देती है कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाए। तो औपचारिक की जगह तात्विक स्वतंत्रता की बात की गई, कल्याणकारी राज्य की बात की गई। अब राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, अब राज्य विनियमन करेगा। वह व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र को जिसमें कि व्यक्ति का कल्याण नहीं थे उस पर हस्तक्षेप करके और उसे प्रभावित करेगा, विनियमित करेगा, नए कानून बनाएगा और जनता तक कल्याण कर पहुंचाने का काम करेगा। अब राज्य प्रहरी राज्य नहीं रहेगा, बल्कि वह असमानता को कम करने के लिए टैक्स लगाएगा। जो ज़्यादा धनी उन पर टैक्स लगाएगा और जो गरीब है उन्हें सामाजिक सेवाएं प्रदान करके, अब देख रहे हैं ना, अभी ज़्यादा लोगों को सस्ते दर पे अनाज दिया जा रहा है, मनरेगा में उन लोगों को कार्य दिया जा रहा है, वृद्ध लोगों को वृद्धा पेंशन दी जाती है, विकलांगों को आरक्षण दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। तो इस तरह की जो बाधाएं उसके उनके जीवन में है उसे दूर करने के लिए राज्य कार्य करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा। इसलिए यह राज्य कल्याणकारी राज्य हो। एक अन्य बात है सकारात्मक उदारवाद की, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद का जो अभी रूप हमने देखा था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई थी, तो उसमें सुधार किया गया। जो जेम्स मिल के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल आए, जेएस मिल ने इसमें सुधार करके बताया कि अधिकतम व्यक्तियों के सुख के लिए कम से कम या थोड़े व्यक्तियों को दुख नहीं पहुंचाया जा सकता। किसी एक व्यक्ति के दुख को हजारों व्यक्तियों के सुख से नहीं मापा जा सकता, वह उसके बराबर नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति का भी दुख उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बहुसंख्यकों या सारे लोगों का दुख। इसलिए इस उपयोगितावाद के में सुधार करने का प्रयास किया गया। स्वतंत्रता और संपत्ति के विनियमन के अधिकार, मैंने बताया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो संपत्ति पर कर लगाए जाते हैं और जो उनमें विनियमन किया जाता है, आय के स्रोत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सरकार प्राप्त करती है और सेबी के माध्यम से आपको हिसाब देना पड़ता है, इनकम टैक्स के माध्यम से हिसाब देना पड़ता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसी काल में शुरू हुई। स्वतंत्रता का विनियमन इस तरह से किया गया कि आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक वह दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर रही है, उसके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो स्वतंत्रता और संपत्ति का विनियमन किया गया। अधिकार कानून की मान्यता नहीं बल्कि समाज की मान्यता पर आधारित है। अभी तक यह माना जाता था कि अधिकार व्यक्तियों को कानून या राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि अब यह आधुनिक उदारवाद के दौरान या सकारात्मक उदारवाद के दौरान यह माना जाने लगा कि अधिकार व्यक्ति के लिए समाज प्रदान करता था। तो ऐसे कोई भी अधिकार समाज में नहीं लागू होंगे जिसे समाज मान्यता नहीं प्रदान करता। यह अहस्तक्षेप की जगह राज्य द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेप के सिद्धांत, मैंने बताया कि यह ऐसा राज्य होगा जो व्यक्तियों के कल्याण के लिए नए नए नियम बनाएगा। सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय की स्थापना का मतलब होता है असमानता का अंत करना, समानता की स्थापना करना, व्यक्तियों में न्याय के आधार पर संसाधनों का पुनः वितरण करना। ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनसे संसाधन लेकर के गरीबों को न्याय के अनुसार बांटना, तो यह सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। सेवा धर्मी राज्य, एक ऐसा राज्य जो शासन नहीं करेगा बल्कि जनता की सेवा करेगा। और इस तरह से उदारवाद में जो सुधार हुए वह आधुनिक उदारवाद कहलाए। और यह सकारात्मक उदारवाद का मतलब कि इसने एक सकारात्मक पहल की जनता के कल्याण के लिए। इसमें जेएस मिल का नाम, ग्रीन का नाम, हॉबहाउस का नाम, लास्की और मैकाइवर, इनका नाम महत्वपूर्ण है। ये प्रमुख विचारक रहे हैं जिन्होंने आधुनिक उदारवाद के लिए, सकारात्मक उदारवाद के लिए कुछ न कुछ वैचारिक रूप से योगदान दिया। इसके बाद एक नई प्रवृत्ति उभर करके सामने आई, वह समकालीन उदारवाद कहलाई। अब पुनः से कल्याणकारी राज्य के विरोध में या हस्तक्षेप के विरोध में, राज्य के द्वारा जीवन में हस्तक्षेप के विरोध में पुनः से स्वर उभरने शुरू हुए और यह कहलाया स्वेच्छातंत्रवाद या अर्थात लिबर्टेरियनिज्म। इसको ध्यान से देखिएगा, यह स्वेच्छातंत्रवाद है। इसकी
इसमें मुख्य रूप से यह मान्यता रखी जाती है कि व्यक्ति को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। फिर से हस्तक्षेप की बात की जाती है, फिर से सीमित राज्य की बात की जाती है, और फिर से इनका मानना है कि अगर व्यक्ति किसी भी गलत तरीके से धन नहीं कमा रहा है, अच्छे तरीके अपनी मेहनत से धन कमा रहा है, तो सरकार को इस बात का कोई हक नहीं कि उस पर टैक्स लगा करके या उस पर से नियम बना करके उसके धन को कम किया जाए या छीना जाए या लिया जाए। तो इस तरह से इन्होंने पूंजीवाद को ज़्यादा समर्थन दिया और राज्य को के हस्तक्षेप की नीति अपनाने की बात कही। तो पुनः से क्लासिकल जो उदारवाद के गुण थे फिर से स्थापित करने का प्रयास, इसमें हेयक, बर्लिन, नॉजिक और फ्रीडमैन के नाम महत्वपूर्ण है। बर्लिन ने तो स्वतंत्रता को ही दो तरह से बांट दिया। हेयक ने ये सारे जो विचारक हैं, नॉजिक ने, ये सारे जो विचारक हैं, इन सारे लोगों ने पूंजीवाद का समर्थन किया और पूंजी जिस तरह से राज्य को सीमित करने और अहस्तक्षेप की नीति को समर्थन किया। इसी नीति के या विचारधारा के विरोध में एक अन्य विचारधारा प्रस्तुत हुई या कुछ अन्य विचारक है जैसे मैकफर्सन और रॉल्स के विचार। इन लोगों ने फिर से राज्य में कल्याणकारी तत्व को समावेश कराने का प्रयास किया। ये लोग समतावादी या इगैलिटेरियनिस्ट कहलाए। इन लोगों ने फिर से समाज में समता की स्थापना करने का प्रयास किया और रॉल्स ने तो मूलभूत अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने न्याय के सिद्धांत की व्याख्या की और नए तौर से यह समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से समाज में जो संसाधन का पुनर्वितरण है या न्याय की स्थापना है वह महत्वपूर्ण है। तो समतावाद भी समकालीन उदारवाद यानी अभी जो उदारवाद चल रहा है, जो फेज उदारवाद का, यह उसका एक प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवाद की तीन प्रमुख विशेषताएं, तीन प्रमुख रूप देखने को हमें मिलते हैं। एक प्राचीन या शास्त्रीय उदारवाद, एक आधुनिक उदारवाद और एक समकालीन उदारवाद अर्थात अभी जो चल रहा है। यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने हैं। समकालीन उदारवाद में पूंजीवादी या हस्तक्षेप वाले राज्य की और समतावादी यानी न्याय के स्थापना वाले लोग। तो इस तरह से उदारवाद की इन तीन फेज को हमने देखा। अब उदारवाद के विषय में कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं कि उदारवाद कोई एक शुद्ध विचारधारा नहीं है बल्कि ये विचारों का समूह है। अर्थात अगर आप शुद्ध उदारवाद की बात करेंगे जो कि किसी भी अन्य विचारधारा से प्रभावित न हो तो उसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। यह उदारवाद कई सारे विचारधाराओं का समन्वय है। उसमें जो भी अच्छी बातें उदारवाद को लगती हैं वह उसने अपना लिया। जैसे भारत के संविधान में विश्व के उस समय प्रचलित जितने भी संविधान थे उनकी जितनी अच्छी बातें थी उतनी भारतीय संविधान में अपना ली गई जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती थी। वैसे उदारवाद में भी है। इसमें व्यक्तिवाद के भी लक्षण हैं, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। समाजवाद के भी लक्षण है यानी कल्याणकारी राज्य के भी लक्षण हैं। समुदायवाद के भी लक्षण हैं। पूंजीवाद के भी लक्षण है। सामाजिक न्याय का भी समावेश है। लोक कल्याण का भी समावेश है। तो जितनी अभी विशेषताएं मैंने बताई वो सारी किसी न किसी अन्य विचारधारा से मिलती जुलती हैं। तो इन सभी विचारों का एक अनूठा मिश्रण तैयार हुआ है उदारवाद के रूप में। उदारवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है स्वतंत्रता, सहिष्णुता और लचीलापन। यह पहली बात तो स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं अर्थात आप अनेक मत रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, व्यक्ति स्वतंत्र है। और उसके साथ साथ सहिष्णुता अर्थात विरोधी मत या मत विभेद होने पर उन्हें व्यक्तियों के साथ बैर या वैमनस्य नहीं रखा जाएगा बल्कि सहिष्णुता रखी जाएगी, उनके मत को भी उसी तरह स्वीकार किया जाएगा। और लचीलापन अर्थात कुछ भी अगर बाहर से ग्रहण करने को मिले तो उसे आसानी से जांच परख करके स्वीकार किया जाएगा। तो यह जो तत्व है इसने उदारवाद में कई सारे बाहरी तत्वों का समावेश किया और अब उदारवाद की विचारधारा लगातार समाज की इच्छाओं के अनुरूप बदलती जा रही है। यही कारण है कि उदारवाद सारी विचारधाराएं आई और चली गई और उदारवाद या उदारवाद का जो रूप है वह अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। ज़्यादातर देशों में उदारवादी लोकतंत्र या लोकतंत्र का जो रूप हम देख रहे हैं वही स्थापित है। ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्थाएं उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रचलित है और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन सभी ने उदारवादी विचारधारा को मान्यता प्रदान की हुई है। तो इस तरह से उदारवाद के विषय में हमने जाना। आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी प्रश्न होते हैं जरूर पूछिए। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पहले स्लाइड में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करिए। उसमें इस वीडियो का PDF प्राप्त होगा और इसके साथ साथ अन्य पाठ्य सामग्री भी आपको मिलेंगी, परीक्षोपयोगी सामग्री मिलेगी। धन्यवाद। महादेव।